चलो कहीं नहीं, वांधो नहीं। चलो भाई, चैप्टर का नाम क्या है भाई रुतवा? रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, हमें तो मिस कर रहा था। चलो भाई, रोटेशनल मोशन। अब इसमें क्या सीखना है? तो क्या भाई, रेगुलर काइनेमेटिक्स हम सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 and 4। इन दैट चैप्टर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन। फिर ये सब चीजें कैसे हुई वो हमने पढ़ा डायनामिक्स में, दैट वाज चैप्टर नंबर 5। वहाँ पे हमने सीखा फोर्स इज बेसिक रिक्वायरमेंट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा कि देयर इज सम काइंड ऑफ वर्क डन। वर्क डन होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। सु प्रॉब्लम वो खाली खाली नहीं हंसिया करो। चलो इधर ध्यान दो। दिस वाज योर मैकेनिक्स पार्ट, जहाँ पे हमने चैप्टर 3-4 को अलग से पढ़ा, लीनियर मोशन को। लीनियर मोशन को करने के लिए जो फोर्स जरूरी था उसको अलग से पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। फोर्स लगाने के लिए जो हम करेंगे उसे बोलते हैं वर्क किया। वर्क करने के लिए हमको कुछ एनर्जी चाहिए, उसके दो टाइप्स हैं। ये सब हमने पढ़ चुके हैं। पर चैप्टर नंबर 7 में ये सारी चीज़ें एक कंबाइन में आएगी। काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स आर कंबाइंड, डायनामिक्स पार्ट आर कंबाइंड। इसमें क्या क्या चीज़ें वो पढ़ेंगे? तो कि भाई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसा यहाँ पे हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा वैसा ही काइनेमेटिक्स आएगा। फोर्स जैसा ही कुछ यहाँ पे होगा विच इज़ कॉल्ड टॉर्क। यहाँ पे जो काम मास करता था कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है, किसी चीज़ को कितना लीनियरली चलाना मुश्किल है, दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्वांटिटी मास। रोटेशनल मोशन में किसी चीज़ को कितना रोटेट करना मुश्किल है, दैट विल बी डिफाइंड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये सब आगे अभी हम पढ़ेंगे। वर्क एंड एनर्जी, इसमें भी वर्क आएगा, इसमें भी एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे। तो सिमिलरली अगर ये सारे चैप्टर आते हैं तो सेम काइंड ऑफ डेरिवेशंस विल बी हियर। अगर ये चैप्टर्स नहीं आते हैं तो यहाँ पे जो डेरिवेशंस होंगे वही एज इट इज़ वहाँ पे होंगे, खाली नाम चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देयर वाज अ थिंग कॉल्ड फोर्स। जब हम पढ़ते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इतना हमको पता है। पर जब हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नाम की एक चीज़ होती है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? सिंपल है, सबको पता होगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है कि व्हेन वी अप्लाई सम काइंड ऑफ फोर्स, ऐसी कोई चीज़ पे यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये इसका लीनियर मोशन हुआ, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया तो ये रोटेशनल मोशन होने लगा। तो वही फोर्स जो यहाँ पे आप लगाते थे तो लीनियर मोशन होता था। सेम काइंड ऑफ फोर्स, आपने एप्लीकेशन का लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया। दिस वाज द लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू द प्लेन। जिस प्लेन पे वो रखा हुआ है उस प्लेन के पैरेलल एक लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरी यहाँ पे रखी हुई है। तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाइन ऑफ एक्शन ने हमने अपने को उसको शिफ्ट कर दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों लेना है? बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन कोई भी हो सकती है, पर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है इसके साथ। ऐसी एक लाइन ऑफ एक्शन होगी तो वहाँ पे टोटल रोटेशनल मोशन क्रिएट होगा। तो फोर्स वाले चैप्टर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किस पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो एक नया वर्ड आउट लाइन ऑफ एक्शन या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं उस पार्टिकल को फोर्स। तो ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन में सब कुछ सीखना है। तो फर्स्ट टॉपिक जो जाता है वो इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड देन रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि पहली थियरी आपकी जो नोट्स में दिख रही है आपको कि लेट्स से वी हैव टू पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास नाम की कोई चीज़। सेंटर ऑफ मास में आपको क्या पता है? इट इज अ पॉइंट where all the mass of the body is concentrated at that point। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। क्यों?
बिकॉज एक बैलेंसिंग थियरी है, कोई रॉड है तो उसको बैलेंस करते जाओ तो सेंटर पे बैलेंसिंग होगी। फिर और क्या होता है इसमें, तो कि भाई सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, अगर वहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो पूरी बॉडी आगे जाएगी। लॉजिकली क्या होता है, हमारे पास कोई रॉड पड़ी है ऐसे, नाउ आप यहाँ पे फोर्स लगाओ तो ये रोटेट होने लगेगा ऐसे, यहाँ पे लगाओ तो वापस रोटेट होने लगेगा। सपोज कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, एग्जैक्ट सेंटर पे, और यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी विल मूव फ्रॉम द बोथ साइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस पॉइंट इज वर्किंग एज सच कि पूरी बॉडी का मास उसी पॉइंट पे है। समझ में आ रहा है? पर फिजिक्स में क्या होता है कि इस पॉइंट को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपरली कि ये पॉइंट कहाँ पे है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ये कंटिन्यूअस बॉडी कहलाती है। कंटिन्यूअस बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब डिस्क्रीट मैनेजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। उसमें से कोई भी दो पार्टिकल सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास XY सिस्टम है। एक पार्टिकल m1 मास का और m2 मास का ऐसे रखा हुआ है एट द डिस्टेंस x1 एंड x2। इफ यू वांट टू लॉजिकली डिफाइन द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, यहाँ से अपने को पता चला कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कैन बी इनसाइड द सिस्टम एंड कैन ऑल्सो बी आउटसाइड द सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब ये दो पार्टिकल हैं, इस पार्टिकल के बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। इसे बोलेंगे हम XCOM वेक्टर या RCOM, जो भी आपको नाम देना है। तो R1 वेक्टर पे m1 पार्टिकल, हमने x1 लिया है तो x1 पे m1 पार्टिकल, x2 पे m2 पार्टिकल। तो द सेंटर ऑफ मास दिस सिस्टम विल बी लाइंग बिटवीन द एग्जैक्ट सेंटर इफ m1 एंड m2 आर सेम। अगर किसी एक का मास ज़्यादा है तो जिसका मास ज़्यादा है उस तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भाई સેન્ટર ઓફ માસ આવું સિમ્પલ વસ્તુ છે કે કોઈ બી વસ્તુની સેન્ટર ઓફ માસ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો આવી રીતે બે બાજુથી બેલેન્સ કરવાનું પહેલાં, પછી વચ્ચે આવતું જવાનું તો એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ પર બેલેન્સ થઈ જશે અને उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब बैलेंसिंग थोड़ा लेफ्ट साइड पे होगा बिकॉज कैप की वजह से मास थोड़ा ज़्यादा है इस साइड। समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर इवन बॉडी होगी तो एग्जैक्ट सेंटर में मिलेगा। थोड़ा मास डेंसिटी इस तरफ ज़्यादा हो गया तो इस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल, कोई डाउट किसी को? एकदम सिंपल थियरी। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉर्मूला। बोलो भाई। XCOM वेक्टर कैन बी गिवन बाय m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. If masses are same then the formula will become m कॉमन निकल जाएगा, x1 plus x2 डिवाइड बाई 2m हो जाएगा, mm कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला आपको समझ में आ गए? कोई डाउट किसी को? चेक कर लो नोट्स में क्या दिया हुआ है। तो कि भाई R1 वेक्टर पे m1 पार्टिकल, R2 वेक्टर पे m2 पार्टिकल, उसका RCOM का फॉर्मूला दिया हुआ है। इफ दो बोथ पार्टिकल्स आर सेम तो उसका भी आंसर दिया हुआ है। अब ये जो सेंटर ऑफ मास का जो थियरी है उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ मास कैन बी डिफाइंड एज इमेजिनरी वर्चुअल पॉइंट बिहेव्स एज अ होल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल और अ बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। ये सेम वर्ड्स में आपको लिखना है। एक बार सबको डेफिनेशन पढ़ लेनी है एक साथ और फॉर्मूला लिख लेना है अपनी नोटबुक में। इधर ही अपने को रट लेना है सब चीज़ों को। ये 3 घंटे का लेक्चर ऐसा होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 7 हो गया, घर जाके फिर से करने की ज़रूरत कम पड़ेगी तो सही, पर कम पड़े। तो एन पार्टिकल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल डायग्राम में क्या चेंज है कि अब दो पार्टिकल की जगह देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, ईच एंड एवरी वन आर पोजिशन एट R1 R2 R3 अप टू Rn वेक्टर। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो इमेजिनरी कोई पॉइंट C यहाँ पे होगा जो सेंटर ऑफ मास होगा। उसको फाइंड करने के लिए ये समझ में आ रहा है कि ऑल द सेंटर ऑफ मास आर फाउंड टू बी रेफरेंस विद द ओरिजिन। ये RCOM वेक्टर जो है वो इस ओरिजिन से है। समझ में आ रहा है? तो RCOM वेक्टर के 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। अगर मैं इसका RCOM वेक्टर लिखता हूँ तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, x पर कुछ होगा, y पे कुछ होगा और z पे भी कुछ होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं RX RY RZ। समझ में आ रहा है?
तो 3 डायमेंशन के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट होगी। फर्स्ट थियरी में 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन लिखा होगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन 3D, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो सेम फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn तक जाना है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, सेम फॉर्मूला और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अब डिवाइड बाई टोटल मास है तो क्या हो जाएगा? टोटल मास m1 m2 टोटल हो जाएगा कैपिटल M। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? XCOM का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, अनलिमिटेड पार्टिकल्स के लिए भी सेम फॉर्मूला। खाली लिख दो एक बार कि RCOM वेक्टर फॉर मल्टीपल पार्टिकल्स कैन बी गिवन बाय m1r1 m2r2 अप टू mnRn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 हो जाएगा कैपिटल M। दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज m RCM वेक्टर इक्वल टू m1r1 वेक्टर m2r2 वेक्टर अप टू सो ऑन mnRn वेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? न्यूटन सेकंड लॉ किसी को पता है क्या होता है? F इजिकल टू एम ए पर कहाँ से आया? F इजिकल टू dp बाई dt, मोमेंटम का चेंज फोर्स देता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस फोर्स। इसमें कोई डाउट किसी को? चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब mv बाई dt, m बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dv बाई dt। सिंपल। नाउ देयर इज अ इमेजिनरी कंसेप्ट कि सेंटर ऑफ मास का मोशन भी होता है, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। कैसे? क्योंकि भाई कंसीडर अ क्रैकर और अ बॉम्ब, उसको जला के हमने फेंक दिया किसी प्रोजेक्टाइल पाथ पे। तो चैप्टर नंबर 4 में प्रोजेक्टाइल पाथ हमने सीखा हुआ है। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? तो कि इफ यू हैव थ्रोन द पार्टिकल विथ u वेलोसिटी, तो इट विल हैव 2 कंपोनेंट्स, u cos थीटा एंड u sin थीटा। द सिचुएशन इज u cos theta will be constant throughout the motion, but u sin theta will be decreasing with respect to time. While achieving maximum height, u sin theta will become 0. फिर वापस वो उल्टा होकर के नीचे तक आएगा। इतना हमको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में। और हमने जो क्रैकर को फेंका था वो इन बिटवीन कहीं पे ब्लास्ट हो गया, तो उसका कुछ सेंटर ऑफ मास रहा होगा। तो इमेजिन ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो पार्टिकल है वो तो ब्लास्ट हो गया, पर उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अपना मोशन चालू रखेगा और वो इसी ट्रेजेक्ट्री को कंप्लीट करेगा। तो उसको समझाना कैसे है? तो क्या भाई पार्टिकल RCOM वेक्टर है। अब यहाँ से इस पूरी सिस्टम को मूव करा दो। मूव करा दो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई पार्टिकल, लीनियर मोशन याद करो कि पोजीशन P पर है कोई पार्टिकल, अब वो Q पर पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचते वक्त क्या चेंज हुआ होगा? टाइम। समझ में आ रहा है? टाइम एंड पोजीशन। तो वी विल सिंपली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन द बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा? m drcm वेक्टर अपॉन dt। मैथमेटिकली हमें वो जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो मैथमेटिकली यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से m1 dr1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 dr2 वेक्टर अपॉन dt, ऐसा अप टू सो ऑन चलता रहेगा, mn drn वेक्टर अपॉन dt। यहाँ से क्या मिल गया हमको? तो कभी dr बाई dt, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो सेंटर ऑफ मास भी चलने लगा, यही मतलब हुआ इसका। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चेंज हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो 1 पार्टिकल का भी चेंज हो रहा है, 2 पार्टिकल का भी चेंज हो रहा है। हियर वी आर कंसिडरिंग बॉम्ब इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि बॉम्ब के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। हम जब भी रिजिड बॉडी की बात करेंगे तो हम रिजिड बॉडी को मानेंगे कि वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को समझा, फिर हम रिजिड बॉडी को समझेंगे कि रिजिड बॉडी में क्या सिस्टम है। तो ये सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रखे हुए हैं। तो दोनों थियरी इससे समझी जा सकती है, बॉम्ब वाले एग्जाम्पल से। रिजिड बॉडी का भी एग्जाम्पल उसमें आ गया, पूरी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी मोशन करती है तो भी वो उसमें आ गया। समझ में आ गया? यहाँ से हमको क्या मिला? m इंटू VCM वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मिल गया। ये समझ में आ रहा है क्या करना है? एकदम सिंपल है, कुछ इतना रॉकेट साइंस है नहीं।
ખાલી વધારે પાર્ટિકલ માટે કરવાનું છે એટલે બહુ બધી વાત હશે. कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 अप टू mn vn अपॉन टोटल मास, सिंपल. अब उनको चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ इस पार्टिकल का मोशन हो रहा है ड्यू टू सम हाउ. यहाँ से जब उसने मोशन चालू किया तो आपने कुछ तो फोर्स दिया होगा मोशन चालू कराने के लिए. तो जो फोर्स मैंने दिया वो एक्चुअली कर क्या रहा है, तो इट इज चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. जो फोर्स मैंने यहाँ से इनिशियली उसको दे दिया, अब वो फोर्स क्या कर रहा है, मास तो उसका वही रहेगा, तो मास तो बॉम्ब का वही रहेगा, बट इट इज चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. समझ में आ रहा है. तो इसका वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन ले लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, m dvcm अपॉन dt. ये सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है. सिमिलरली इधर भी वही स्टेप चलता रहेगा, m1 dv1 वेक्टर अपॉन dt अप टू सो ऑन mn dvn वेक्टर अपॉन dt. अब इसको तो कहीं पे देखा हुआ है, m dv बाई dt दैट इज कॉल्ड फोर्स लॉ या फिर न्यूटन सेकंड लॉ. तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम मिल गया हमको. तो मतलब कोई भी पार्टिकल जब किसी ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है तो उसका मोमेंटम सेम रहेगा और हमको ऐसा लगेगा, वी विल फील दैट कि सेंटर ऑफ मास विल कंटिन्यू इट्स मोशन इररिस्पेक्ट टू पार्टिकल हैज बीन ब्लोन इन द पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री. के बीच में वो फट चुका है, फिर भी उसकी सेंटर ऑफ मास उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा. वो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, सिंपल. तो क्या क्या लिखना है यहाँ पे आपको बना के ही दिया हुआ है. थियरी नंबर 3, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड न्यूटन सेकंड लॉ बोथ आर कंबाइंड इन दिस थियरी. इन दोनों को पूछने का एक ही तरीका है. ये जो नंबर मार के हेडिंग लिखा हुआ है वो क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि राइट डाउन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो भी यही लिखना है. राइट डाउन न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सेंटर ऑफ मास, तो भी यही लिखना है. प्रूव NSL फॉर द सेंटर ऑफ मास सिस्टम. तो आप क्या बोलोगे कि भाई कंसिडर अ क्रैकर एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या फिर अ रिजिड बॉडी, दोनों में से कोई भी एक इसको कंसिडर कर लो. क्रैकर एक्सप्लोड्स इन द मिडवे इन द एयर. अब क्या कर रहा है कि वो आगे, हमें सोचना क्या है कि कंप्लीट द ट्रेजेक्ट्री. कौन कंप्लीट करेगा ट्रेजेक्ट्री, सेंटर ऑफ मास. ऐसा हमने इमेजिन किया, फिर मैथमेटिकली उसको लिखने का चालू किया, तो हमें पता चल गया कि भाई सच में सेंटर ऑफ मास विल कंप्लीट द मोशन. और ये mv ये जो आया इसे बोलते हैं मोमेंटम. तो कि भाई pcm इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, मतलब सारे पार्टिकल की इंडिविजुअल मोमेंटम विल बिकम टोटल मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ. वो हमने पहले ही समझा हुआ था कि सेंटर ऑफ मास इज सच पॉइंट कि जहाँ पे आप फोर्स लगाओ तो पूरा पार्टिकल अपने आप मोशन करेगा, पूरी बॉडी मोशन करने लगेगी. तो यहाँ से हमने प्रूव हो गया कि मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इफ द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग, तो पूरी बॉडी की मोमेंटम चेंज होगी. समझ में आ रहा है. तो यहाँ इसको भी अलग से लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अप टू Pn. तो मोमेंटम का लॉ मिल गया. उसके बाद टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैज बीन कंजर्व्ड टू द सेंटर ऑफ मास मोमेंटम. तो मोमेंटम कंजर्वेशन पूछे तो भी आज वार्ता લખવાની પણ એ સુધી P1 P2 સુધી. પછી આગળ છે टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गई, उसकी एक सेंटेंस लिखा हुआ है. इसी फॉर्मेट में आंसर ड्रॉप करने हैं आपको. फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करके यहाँ से जो आगे आएगा वो क्या आएगा, m ACM प्लस m1A1 प्लस m2A2 अप टू mn_an. तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3. तो ये क्या मिल गया, न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन भी हो गया. फिर उसको कंबाइन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं m dv बाई dt COM इक्वल टू ms COM इक्वल टू f COM, सिंपल. तो न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन भी कंप्लीट. एक बार देख लो फटाफट, कोई डाउट होता है तो पूछ लो.